हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन हम देखो कई बार से हम देख रहे हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस में ही कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस की। तो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस मेनली जेई एडवांस में आते हैं, नीट और मेंस के लिए ये रेलिवेंट नहीं है। तो अगर कोई नीट या सिंपली मेंस एस्पिरेंट है तो इन क्वेश्चंस को चाहे तो स्किप कर सकता है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि उतने ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। हालांकि आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा होता है कि पढ़ने का थोड़ा तरीका है, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक ही होते हैं, आप चाहो तो अटेंड करके देख लो, आपको क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो कॉम्प्रिहेंशन में दो क्वेश्चन हमें गिवन है। क्या कह रहा है, एक ट्री है विच इज 10 मीटर टॉल। ठीक है, इफ सैप, सैप क्या होता है, बेसिकली वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इट राइजेस टू टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, बेसिकली ये लोग जो बायो वाले बच्चे होते हैं, नीट वाले बच्चे इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जो पानी और डिज़ोल्व्ड मिनरल्स होता है उनको सैप कहते हैं। और सैप क्या करता है, पहले तो ये हम रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं वाटर और डिज़ोल्व्ड मिनरल्स को। देन आपका क्या होता है, ये राइज करता है, ये आपका ट्री के ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। बेसिकली वर्टिकल कंडक्शन क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का हो जाता है, इसी को हम एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। वाटर ये मूव कहाँ से करता है, जो ल्यूमेन होता है जाइलम वेसल्स का, जाइलम वेसल्स का जो ल्यूमेन होता है उसके थ्रू ये ट्रैवल करता है और ऊपर पहुंचता है। और भैया अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे चला गया, कोई ये भगवान का किया हुआ है कि कैसे एकदम ये अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे चढ़ गया, ग्रेविटी को डिफाई कैसे कर दिया इसने। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी को डिफाई करता है, इसे प्रेशर लग रहे होते हैं जिसकी वजह से ऊपर चढ़ जाता होता है। जिसमें से एक प्रेशर होता है रूट प्रेशर, जिसको पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। बेसिकली ये पुश करता है सैप को, वाटर को पुश करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, पुश करता है जिसकी वजह से चढ़ जाता है। हालांकि जो ये तुम्हारा रूट प्रेशर होता है ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है तुम्हारे ऊपर चढ़ने में, कुछ स्मॉल हाइट्स तक ही चढ़ा सकता है। लेकिन जो बहुत लंबे-लंबे पेड़ होते हैं, उनमें ये चढ़ाने का उतना सूटेबल नहीं है। 10 मीटर तो छोटा है, जो बहुत लंबे-लंबे मीटर पेड़ होते हैं, 100 मीटर तक के पेड़ होते हैं, कई 70-80 फीट के पेड़ होते हैं, तो उनमें ये नहीं चढ़ा पाएगा बहुत ज़्यादा। कुछ एक डिसेंट अमाउंट तक ही चढ़ा पाएगा, यानी कि रूट प्रेशर जो है वो प्राइमरी फिनोमिना नहीं है एसेंट ऑफ सैप के लिए। तो रूट प्रेशर नहीं है तो कौन होता है, तो हमारा दूसरा जो मेन फिनोमिनन होता है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। बेसिकली कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल होता है जो वाटर को ऊपर खींचता है। ये पुलिंग फोर्स है, रूट प्रेशर पुशिंग फोर्स था, ये पुलिंग फोर्स है। अच्छा, अब ये वाटर ट्रांसपिरेशन पुल कैसे आ गया, तो ट्रांसपिरेशन पुल बेसिकली जो हमारा होता है कि वाटर जो होता है लीव्स से क्या करता रहता है, हमारा लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उससे वाटर लूज होते जाता है, जिसकी वजह से इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इसी की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक पुलिंग फोर्स लगने लगती है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोल देते हैं। और दो फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वाटर को ऊपर खींचने के लिए, वो क्या होते हैं, एक तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरा हमारा कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम। बेसिकली ये जो तीन चीज होती हैं, कोहेजन फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम और तीसरा ट्रांसपिरेशन पुल, इनकी मदद से वाटर राइज करता है स्टेम में। तो ये हमारी बेसिक बात थी, बायो वाले बच्चों के लिए एक बार मैंने बता दी ये बात। ठीक है, अब बात यह है कि सैप हमारा राइज कर रहा है टू द टॉप ऑफ द ट्री, एसेंट ऑफ द सैप, और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ये जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, and at 27 degrees Celsius and assume groundwater outside tree is pure water and density of sap is 1 gram per ml। हमें जो वाटर आउटसाइड ट्री मानना है वो कैसा मानना है, प्योर वाटर मानना है। उसकी डेंसिटी सैप की कितनी माननी है, 1 ग्राम पर ml माननी है। जी की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है। सैप इज द फ्लूइड विच सर्कुलेट इन वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट। बेसिकली वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं। मोलैरिटी ऑफ सल्यूट इन द सैप पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है इसमें। बेसिकली क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हमें इक्वेट करना है। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, आईसीआरटी, और दूसरा किसके बराबर होता है, रो जी एच के। तो हमें उन्हीं दो चीज को इक्वेट करना है।
ठीक, बस रो जीएच हम किस में लेते हैं, एसआई यूनिट में लेते हैं, और आईसीआरटी हम अलग अलग यूनिट में लेते हैं, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है हमें, सभी हम एसआई में ही कर दें। ठीक, अब जो सैप है हमारा, ठीक, इसका तो हम वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स है, तो आई को हम वन ही मानेंगे इस केस में, ऐसा तो कुछ हम खास मानेंगे नहीं, क्योंकि कोई खास मिनरल तो हमें दिया नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है। ठीक, कंसंट्रेशन तो हमें निकालनी ही है, मोलैरिटी ऑफ सैप तो पूछ ही रहा है, इनटू आर, आर की वैल्यू में क्या दिया है 0.08, लेकिन यूनिट का ध्यान रखो किसमें दिया है, बार लीटर पर मोल केल्विन, हम 0.082 लेते हैं किसमें, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में, लेकिन हमें किसमें दिया है, बार में दिया है, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें आएगा, बार में आएगा, ध्यान रखना। टेम्परेचर तो हमें किसमें, केल्विन में ही लेना पड़ेगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल देंगे। अब ये आया बार में, लेकिन रो जी एच से किस में आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल में, तो बार को पास्कल में बदल लें, तो एक बार में कितने पास्कल, 10⁵ पास्कल, ये चीज छूट जाती है कई बार बच्चों से, तो आंसर गलत आ जाएगा। इक्वल टू रो जी एच, अब डेंसिटी किस में लेनी है, केजी पर मीटर क्यूब में लेनी है, 1 ग्राम पर एमएल दी है, तो इसको केजी पर मीटर क्यूब में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, इंटू जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू एच, एच कितना है 10 मीटर, मीटर में ही लेना है, तो यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं क्या, निकाल लेंगे, तो देखो 10⁻³ 4, 10⁻5 से 10⁻5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/24 आ जाएगा, 1/24 मोलर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर सल्यूट इन सैप इज C12H22O11, खाली ये वाला हमारा सल्यूट है यानी कि सुक्रोज है, देन व्हाट इज इट्स परसेंट बाय मास, तो परसेंट बाय मास बताना है, बता देते हैं। हमें मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी को परसेंट W/W में बदलना है, ठीक है, तो मोलैरिटी हमें पता है कितनी है, 1/24 मोल पर लीटर है। ठीक, इसका क्या मतलब कि मोल्स कितने हैं, 1/24 मोल सल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन में, यानी कि सल्यूट कितना है, सल्यूट पहले तो उसने बता रखा है कि कौन सा है, C12H22O11 है, इसके कितने मोल हो गए, 1/24 मोल हो गए। ठीक, और सल्यूशन कितना हुआ, 1 लीटर यानी कि 1000 ml हो गया। हमें क्या बताना है, परसेंट W/W बताना है, ठीक है, परसेंट बाय मास बताना है, यानी कि परसेंट बाय मास के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो क्या चाहिए, मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सल्यूट के लिए क्या करें, मोल्स ऑफ सल्यूट पता है क्या, मास ऑफ सल्यूट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1/24 इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट, इसका मोलर मास निकाल लेंगे तो ईच कार्बन का 12, ईच हाइड्रोजन का 1, ईच ऑक्सीजन का 16, डालते हुए 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इक्वेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 14.25 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका मास ऑफ सल्यूट। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो आपको सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन बेसिकली क्या है आपका, सैप है, ठीक है, सोल्यूशन बेसिकली क्या है, सैप है, ठीक है, सैप में ही तो आपका क्या है, सैप इज ओनली वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स, तो सोल्यूशन क्या है, सैप है, तो डेंसिटी दी हुई है सैप की, और सैप की डेंसिटी दी हुई है, और सैप का वॉल्यूम भी पता है, तो हम मास ऑफ सैप निकाल सकते हैं, यानी कि मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यानी कि 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि 1000 ml इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन यानी कि 1000 ग्राम। तो यहाँ हम इक्वेट कर दें, मास ऑफ सोल्यूट 14.25 अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन जो कि कितना है 1000 ग्राम इंटू 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1.425%। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए ही है, ऐसा पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था, नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछा जा सकता है, नीट में नहीं पूछा जा सकता, उल्टा जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम है प्लांट ट्रांसपोर्ट से लिंक करके, उल्टा नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली कॉम्प्रीहेंशन नहीं बनाएगा, कोई एक पार्ट पूछ लेगा,
तो वो नीट का क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन को ऐसे बहुत ज़्यादा डिमार्केट ना करो, मेरिट पे क्वेश्चन को सॉल्व करो कि ये नीट का क्वेश्चन, नीट लेवल, मेंस लेवल, एडवांस लेवल, ऐसे मत करो। ठीक है, ऐसा बहुत करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन हम पे होने वाला है कभी भी नहीं। ठीक है, फ्रेम में ही नहीं आ रहा है तो ठीक, लो आ गया फ्रेम में। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। क्या कह रहा है देखो, फटाफट रफ्तार में पढ़ा करो। जब बड़ा हो पैसेज हुआ करे ना तो जनरली कहानी देता है, कुछ खास बात नहीं देता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन आर ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ पता है सारी बातें, चल चल अपने बाप को मत सिखा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ colligative property for electrolyte are always higher than those obtained theoretically because electrolyte dissociate। कह रहा है कि डिसोसिएशन में आपका क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो ज़्यादा आती है थ्योरेटिकल वैल्यू से। बिल्कुल ठीक बात है, आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। और जब भी एसोसिएशन होगा तो आई का वैल्यू लेस देन 1 होगा, यानी कि एक्सपेरिमेंटली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएंगी वो थोड़ी कम आएंगी थ्योरेटिकल से। ठीक है, और रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। सारी बातें हमें पहले ही पता थी। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर फॉर डाइमराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन क्लोरोबेंजीन अज्यूमिंग 30% एसोसिएशन, ये अपना क्वेश्चन काम का है। तो ये वाली बात हमारी है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि 30% डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, यानी कि अल्फा क्या है 0.3 है। डाइमराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 2 है। हमसे आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है कि आसान है? बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है आइए देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारा आई है, सॉरी जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें क्या हमें वांट ऑफ फैक्टर बताना है। एसोसिएशन है तो आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा हो जाएगा। और आई अगर हमें बताना है तो 1 तो 1 है, प्लस एन क्या है, डाइमराइजेशन बोल रहा है तो 2 हो जाएगा, -1 इंटू अल्फा 30% मतलब 0.3। यहाँ से क्या हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी? 0.85 आ जाएगी। बिल्कुल 0.85 आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आई की वैल्यू 0.85 आ गई, क्या कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन 0.85 है, तो पहले ही आंसर हो गया। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कोई ऐसा थोड़ी है कि जे एडवांस लेवल का है, लेकिन बस पूरा कहानी बना दी, क्वेश्चन बना दिया इतना लंबा चौड़ा सा, तो जे एडवांस का आपको लगने लगा। सिंपल क्वेश्चन होता तो अगर ये पूछ दिया जाता खाली तो बोलते क्या सस्ता क्वेश्चन है, नीट वाला क्वेश्चन है, मेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो वही बात है, डिमार्केशन ज़्यादा ना करो, मेरिट पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड। जनरली एक मैं तुम्हें बात बताऊं कि जनरली जब इतनी बड़ी कहानी लिखी होती है ना तो उसका कोई लेना देना नहीं होता क्वेश्चन से। आप सीधा ऑप्शन मतलब सीधा क्वेश्चन पढ़ा करो, और अगर आपको लगा करे कि अब ज़रूरत है पढ़ने की तो ऊपर पढ़ा करो। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन का एक तरीका होता है, मैंने बहुत बार ये चीज़ नोट कर ली है। ठीक, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड एच ए मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, मतलब इसका अल्फा जो है वो पॉइंट ए, मतलब ये अल्फा कहना चाह रहा है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहा है कि जो अल्फा है इसका वो 0.05 से ज़्यादा है, मतलब आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कंसिडर कर सकते। अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है 1 के कंपैरिजन में। द डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो अगेन आपका आयनिक को क्लब करके क्वेश्चन है। तो एच ए आपका एक वीक एसिड है, तो अगर मैं एच ए की बात करूँ तो एच ए एक्वस वीक एसिड है, तो ये पानी में डिसोसिएट कर जाएगा एच प्लस एक्वस में और ए माइनस एक्वस में, बिल्कुल करेगा। अगर मैं टी इक्वल टू जीरो पे एच ए की कंसेंट्रेशन ले लूँ सी, तो एच प्लस और ए माइनस तो थे नहीं, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सी में से कुछ ये सी अल्फा टूट गया होगा, ये सी अल्फा बना होगा, ये सी अल्फा बना होगा। और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कह देंगे? के कह देंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। और एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर या तो एच प्लस छोड़ के शो करता है या ओ एच माइनस गेन करके शो करता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही तरीके से करेगा। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के बोल देंगे। आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन में सी माइनस सी अल्फा। इसको रिड्यूस कर लोगे तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा ग्रेटर देन 0.05 कह रहा है, तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करोगे, यानी कि के को सी अल्फा स्क्वायर के बराबर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर
अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब आपको आई को के को आई के टर्म में लिखना है, यानी कि आई पता होना चाहिए और आई के लिए एन पता होना चाहिए। तो एन का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि एक एच है, एक एच प्लस और एक ए माइनस में टूट रहा है, मतलब दो आयंस में टूट रहा है, मतलब एन का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि डिसोसिएशन है, टूट रहा है मतलब डिसोसिएशन है। तो फॉर डिसोसिएशन आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, और एन का वैल्यू कितना है, 2 है, इंटू अल्फा। तो हम आई को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे, या हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, हम यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अल्फा निकाल लो ना, आई आ गया 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया, आई माइनस 1 आ गया। अब आप इस चीज़ को पुट कर दो, यहाँ अल्फा को यहाँ पुट कर दो। तो आप जब पुट करोगे अल्फा को यहाँ पे, तो क्या आएगा, के ए जो है सी, ठीक। अब देखो आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है, 1 मोलर दी है, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए बात कर रहा है, मतलब सी क्या है, 1 है। तो सी तो आपकी 1 है, तो सी को तो आप छोड़ ही दो। तो सी आपका क्या हो गया, 1 हो गया, इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या है आपका, आई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन में 1 माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है आपका, आई माइनस 1। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, न्यूमरेटर में तो आई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या 2 माइनस आई आ जाएगा, बिल्कुल 2 माइनस आई आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो के आ गया आई के टर्म में। क्या था इस क्वेश्चन में, एक आयनिक का फॉर्मूला था, सिंपल सा, मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, और हमें वांट ऑफ फैक्टर का बेसिक आइडिया होना था, बस हो गया क्वेश्चन, डी ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू आईसीआरटी, यही तो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा किस पे डिपेंड करता है, एक तो आई पे डिपेंड करता है, एक कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एक टी हमारा टेम्परेचर। और क्या कह रहा है, अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन अज्यूम कर रहा है, यानी कि अल्फा क्या है, 1 है, और डिसोसिएशन है, मतलब आई के वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एन के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 1 डाल दी तो आई एन के बराबर आ गया। अच्छा, अब सभी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन तो 1 मोलर ही है, मतलब कंसंट्रेशन तो सेम ही है, मतलब आपका सी सबके लिए सेम है, आर तो सेम है ही क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपको कुछ बताया नहीं तो टेम्परेचर आप कांस्टेंट ही मानोगे, लेकिन यानी कि खाली ऑस्मोटिक प्रेशर इस केस में किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई पे। तो हम आई निकाल दें, और आई हमारा एन के बराबर है, ये हम बता ही चुके हैं। तो आई हम निकाल दें सबके लिए, क्या क्या होगा, यूरिया के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई का वैल्यू 1 होगा, ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। NaCl के लिए एक Na प्लस में टूटेगा, एक Cl माइनस देगा, यानी कि टोटल 2 आयन देगा, तो आई का वैल्यू 2 हो गया। Na2SO4 2 Na प्लस और एक सल्फेट आयन में टूटेगा, यानी कि 3 आयन देगा, मतलब आई का वैल्यू 3 हो गया। सोडियम फॉस्फेट 3 सोडियम आयन और एक फॉस्फेट आयन में टूटेगा, मतलब 4 आयन देगा, मतलब आई का वैल्यू 4 हो गया। अब आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, सोडियम फॉस्फेट के लिए, यानी कि फोर्थ वाले के लिए। तो फोर्थ के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्थ में ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है क्योंकि आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, देन थर्ड में क्योंकि उससे कम है आई का वैल्यू, देन सेकंड में, और देन सबसे कम आई का वैल्यू फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर लीस्ट होगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया इस तरीके से। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं थे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन लंबे दिखते हैं लेकिन होते आसान है। क्वेश्चन हो गया, चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं पे रुकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हमने देख लिए। इससे पहले हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, और अब हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में मोर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और इस चैप्टर को रैप अप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।